जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। आप हमारा ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ऐसे काफी सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो से पहले मैं आपको करना चाहता हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन ग्रुप 1, प्लस सब्सक्रिप्शन ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों के अवेलेबल है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं और ग्रुप 2 के इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ एंड 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं 12 मंथ्स, 24 मंथ एंड 36 मंथ का मिलेगा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज होगा, ओपन हाउस रहेगा, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, अनअकैडमिक कम्युनिटी रहेगी, अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा आपको। ओके, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है आपके, जो सीएफएन ग्रुप 2 के लिए 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बड़ा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लेक्चर को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ये जो चैप्टर है इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ये एग्जाम में आपकी 0 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के आ सकता है। इसको मैं बी कैटेगरी के चैप्टर में कवर करूंगा कि बी कैटेगरी के चैप्टर में जाना चाहिए ये चैप्टर ना। अब आते हैं यहाँ पर कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, किस लिए पढ़ना है। छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए भाई साहब कि ये मेरा बिजनेस है, ये फैक्ट्री है, ये मेरी है, मेरा बिजनेस है। और ये भाई साहब है मिस्टर जेड। मैंने अपना बिजनेस इनको बेच दिया। कब बेचा? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2022 को बेचा मैंने अपना बिजनेस इन भाई साहब को। ओके, अब मालिक कौन है? ये। अब कोई भी डिसीजन लेंगे, कौन लेंगे? ये लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एक केस था 2019-20 में। मैंने एक शायद पेमेंट कम किया था, तो एक टैक्स इवेजन का एक केस था जिसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जिसको हम बोलते हैं टिप, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, उसकी लायबिलिटी थी 20 लाख। बट वो पता कब लगी? वो लगी 25 मार्च 2022 को, जब मैं बिजनेस इनको बेच चुका हूं। उसके बाद डिपार्टमेंट को पता लगा। अब क्वेश्चन ये कि ये 20 लैक्स के लिए लायबल कौन होगा, कौन लायबल होगा। अब देखो भाई, मेरा रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस इनको बेच दिया। इन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, बराबर, क्योंकि इनका पेन नंबर लगेगा उसमें, मेरा पेन नंबर तो लगेगा नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 20 लैक्स के लिए कौन टैक्स पे करेगा, मैं या ये? डिपार्टमेंट किससे वसूल करेगा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी? मुझसे या इनसे? बताओ। अब मुझसे करेगा तो मैं तो हुई नहीं, पिक्चर में ही नहीं हूं। तभी कर सकता है, यस, मुझसे भी कर सकता है। और अगर मैं कंगाल हो चुका हूं तो इनसे भी कर सकता है, जिन्होंने मेरा बिजनेस खरीदा। ये भी लपेटे में आएंगे। हम दोनों जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं, जैसे कि 4 पार्टनर है, उनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद कोई फ्रॉड हुआ, कुछ इशू हुआ, या पहले कोई फ्रॉड हुआ जो रिटायरमेंट के बाद पकड़ा गया, तो क्या चारों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए? बराबर है। किससे पैसा, किससे टैक्स वसूल करेगी, किससे टीआईपी वसूल किया जाएगा, डिपार्टमेंट किससे पैसा वसूल करेगा? बराबर है। मान लीजिए कोई आदमी है जिसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तब की कुछ टैक्स लायबिलिटी बाकी थी, अब उसको कौन बेयर करेगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी करेगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? बराबर। कोई आदमी जो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद उसका बिजनेस कोई और कंटिन्यू कर रहा है, तो एक्सपायर होने से पहले की कोई लायबिलिटी बाकी थी, उसको अब कौन बेयर करेगा? कोई माइनर है, कोई माइनर है, बराबर है। अब उसका जो भी ध्यान रखने वाला जो था, पिताजी वगैरह जो भी है, वो एक्सपायर हो गए, माइनर है, वो बिजनेस संभाल नहीं सकता है, तो वहां पर कोर्ट ने किसी को अपॉइंट कर दिया जो उनका बिजनेस संभालेगा, किसी को ट्रस्ट वगैरह को रख दिया या कोई ट्रस्टी को रख दिया। अब क्वेश्चन उस केस में लायबिलिटी किसकी होगी? अगर उस बच्चे के पिताजी, माइनर के पिताजी ने कोई फ्रॉड किया हो पहले का, या उनकी पहले की कोई टीआईपी ड्यू हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, उसको कौन पे करेगा? ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं, उनके जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो लायबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस, कुछ सर्टन केसेस में लायबिलिटी, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने की किस पे आएगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ, पहला केस, लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अब ये देखो, चैप्टर छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर, जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर देखना, मैं हूं,
मैंने अपना बिजनेस मिस्टर जेड को बेच दिया, ये वाला मेरा बिजनेस था, ये बिजनेस मिस्टर जेड को बेच दिया। कब बेचा? मान लीजिए 10 जनवरी 2022 को बेचा। अब इससे पहले की जो लाइबिलिटी है 10 जनवरी 2022 से पहले की लाइबिलिटी, वो अभी अराइज होती है, उसके लिए मैं और ये दोनों जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन कोई भी लाइबिलिटी 10 जनवरी के बाद से रिलेटेड है, मतलब देखो एक तो 10 जन से पहले से 10 जनवरी के पहले से रिलेटेड थी, बट अराइज बाद में हुई, पता बाद में लगा, तब तो हम दोनों जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जुलाई नहीं, 10 जनवरी से पहले की कोई लाइबिलिटी थी, अराइज बाद में हुई, हम दोनों जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। और 10 जनवरी के बाद अगर कोई इशू होता, कोई लाइबिलिटी 10 जनवरी के बाद की होती है, बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद में, तो ये अकेले रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं अपना बिजनेस बेच चुका हूं यहां पर, अभी अकेले रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर इन्होंने कोई गड़बड़ घोटाला किया, इन्होंने कोई फ्रॉड किया, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं होऊंगा। लेकिन मेरे पुराने पाप कर्मों की सजा इनको जरूर मिलेगी। मैंने पहले कोई गड़बड़ घोटाले किए, मेरा कुछ टैक्स ड्यूज था, ये भी मेरे साथ लायबल होंगे। क्यों खरीदा मेरा बिजनेस? खरीदा था तो पहले ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना चाहिए था, मेरी लाइबिलिटीज वगैरह चेक करनी चाहिए थी, उसके बाद खरीदना चाहिए था। ओके, तो लाइबिलिटी ऑफ टिप arising prior to transfer of business, transferor and transferee will jointly and severally be liable. Liability of tip arising post transfer of business, transferee will be liable. The transferee or successor shall be liable to pay tax, interest or any penalty due from the transferor in case of transfer of business due to death of sole proprietor. इधर देखना, ये भाई साहब है, बराबर इनकी डेथ हो गई है, ये इनका बेटा है, इनका जो बिजनेस है, पीछे बिजनेस दिख रहा है, ये इन भाई साहब का था जिनकी डेथ होगी, इनके बेटे ने ये बिजनेस मुझे बेच दिया। अब इनकी कोई लायबिलिटी इनके मरने से पहले की कुछ ड्यू है, वो मैं बेयर करूंगा, मुझे पे करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, चलो, लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, इधर देखो, ये मेरा एजेंट है जो शेड्यूल फर्स्ट में कवर होता है, एजेंट शेड्यूल फर्स्ट में कवर होता है, मैं प्रिंसिपल, ये दिल्ली में, मैं मुंबई में, ये देखो दिल्ली लिखा हुआ, मैं मुंबई। अब मैंने अपने यहाँ से कुछ गुड्स उनको भेजा, कुछ गुड्स भेजा, वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, टैक्स पे करने की लायबिलिटी मेरी रहेगी। ओके ना, अब हुआ क्या था, एक बार हमारे बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुए जिसका मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया, उनको सप्लाई की। अब डिपार्टमेंट को पता लग गया, डिपार्टमेंट ने बोला भाई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपकी ड्यू हो रही है उस ट्रांजेक्शन की वजह से 10 लाख रुपए की। अब उसके लिए हम दोनों जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं भी होऊंगा, मेरे साथ वो भी होगा। तो पहले डिपार्टमेंट मुझसे वसूल करेगा, मैंने दे दिया तो ठीक है, मैंने पे नहीं किया तो उनसे वसूल किया जाएगा, तो फिर उनसे वसूल किया जाएगा। ओके, कोई डाउट? पक्का, श्योर? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट आते हैं, लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ मर्जर ऑफ कंपनीज, सेक्शन 87। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, इधर आ जाओ। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, दोनों ने कोर्ट में अप्लाई किया कि इन दोनों को मर्ज होना है, मर्जर के लिए, बराबर है, कोर्ट में अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं 1 जनवरी को कर दिया होगा, बट कोर्ट है, टाइम लगता है। इस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों को मर्ज करके एक्स वाई लिमिटेड बना दिया जाए, एक्स वाई लिमिटेड। फैसला कब सुना है, इधर देखना, ऑर्डर पास्ड फॉर अमलगमेशन ऑन 1 अक्टूबर 2022। अमलगमेशन का जो ऑर्डर पास हुआ है कब? 1 अक्टूबर 2022 को। अब इधर देखना बेटा, 1 अक्टूबर 2022 को ऑर्डर पास हो गया, और ऑर्डर क्या पास हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 जनवरी 2022 से अमलगमेट माना जाए इनको, 1 जनवरी 2022 से। ओके, मतलब इनका अमलगमेशन होगा बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से।
कब से? 1 जनवरी 2022 से। ऑर्डर पास हो 1 अक्टूबर 2022। अब प्रॉब्लम कहां पे आ गई? एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को कुछ सप्लाई की थी अप्रैल मंथ में एंड मई 22 में, मान लेते 50 लाख की प्लस जीएसटी 9 लाख। ये जीएसटी का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बाकी है, टोटल मिलाकर के मान लेते हैं 14 लाख। टिप कितना बाकी है? 14 लाख बाकी है। अब क्वेश्चन है कि पे कौन करेगा, ये किसकी लायबिलिटी में ऐड होगा? अब दोनों तो अमलगमेंट मान ली जाएगी 1 जनवरी से। क्या इनको एक्स वाई लिमिटेड लायबिलिटी बेयर करेगा 14 लाख की? ये एक्स लिमिटेड बेयर करेगा? कौन करेगा? तब यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 1 जनवरी से अमलगमेंट हो चुके हैं। लेकिन जीएसटी क्या बोलता है? जीएसटी डिपार्टमेंट, हम इसको 1 जनवरी से अमलगमेंट नहीं मानेंगे। जिस दिन ये ऑर्डर आया कोर्ट का, उस दिन से ये एक ही यूनिट मानी जाएगी। उससे पहले भली कोर्ट के हिसाब से बाकी किसी भी केस में ये अमलगमेंट मान लिए जाए, जीएसटी के लिए सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे, डिफरेंट एंटिटी माने जाएंगे 1 जनवरी से लेकर के 1 अक्टूबर तक। तो ये जो लायबिलिटी होगी ये रेस्पेक्टिव कंपनी में ऐड होगी एक्स लिमिटेड में। हम एक्स लिमिटेड से रिकवरी करेंगे, ना कि एक्स वाई लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड से रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट टिप की टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की, क्योंकि ये दोनों कंपनियां जीएसटी की नजरों में, जीएसटी डिपार्टमेंट की नजरों में जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था अमलगमेशन में, तब तक अलग अलग मानी जाएगी। तो इनके आपस में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, वो ट्रांजेक्शन की लायबिलिटी रेस्पेक्टिव कंपनी में ही ऐड होगी, रेस्पेक्टिव कंपनी की ही लायबिलिटी मानी जाएगी यहाँ पर। ओके, कोई डाउट? पक्का? नाउ आ जाओ इधर। डीम डिफरेंट एंटिटीज। When two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court or of tribunal retrospectively, and any two or more of such companies have supplied or received any goods or service both to or from each other during period commencing on the date from which the order take effect till the date of order। मतलब जिस दिन ऑर्डर इफेक्टिव हुआ, मतलब 1 जनवरी से लेकर के जिस दिन ऑर्डर पास हुआ 1 अक्टूबर तक, उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, बराबर है, तो उनको अलग अलग एंटिटी ही ट्रीट किया जाएगा, डीम डिफरेंट एंटिटी। कैंसिलेशन ऑफ डीम डिफरेंट एंटिटी, कब से डीम डिफरेंट एंटिटी नहीं माना जाएगा? पहले ये देख लेते हैं। सच सप्लाई एंड रिसीट shall be included in turnover of supply or receipt of the respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly। वो अपनी अपनी कंपनियों में ही होगा। इसका मतलब अगर वाई ने कोई गुड्स इनको बेचा होता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1 जनवरी से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में, तो वो वाई की लायबिलिटी में ऐड होता और वाई से रिकवरी की जाती। ओके, ना कैंसिलेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, सेक्शन 87 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? जिस दिन ऑर्डर पास हुआ 1 अक्टूबर, उस दिन या उसके बाद से इनको अलग अलग एंटिटी नहीं माना जाएगा, इनको अलग अलग एंटिटी नहीं माना जाएगा, फिर ये एक ही एंटिटी माने जाएंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, the said two or more companies shall be treated as distinct companies for the period up to the date of said order। The registration certificate of said companies shall be cancelled with effect from the date of said order। Next, liability in case of company in liquidation। मान लो कोई कंपनी लिक्विडेशन में। अब दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। हम पहले प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड की बात कर लेते हैं। यह है एक्स लिमिटेड, ये लिक्विडेशन में। इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था ये पॉइंट मैंने, अगर रिकवरी पढ़ाते वक्त याद हो तो। ये एक्स लिमिटेड है। ये जो है कौन? ये है आपके लिक्विडेटर एक्स लिमिटेड के, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया, मिस्टर ए। ये मिस्टर ए लिक्विडेटर है। मैं जीएसटी कमिश्नर हूं। मैं कौन हूं? जीएसटी कमिश्नर। अब ये जो लिक्विडेटर है ये मुझे इंटीमेशन देगा 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर अंदर, कि मिस्टर गॉड, जिस दिन भी इनको अपॉइंट किया उसके 30 डेज में, कि मिस्टर गॉड, मैं एक कंपनी एक्स लिमिटेड जो आपके जुरिस्डिक्शन में आ रही है, मैं उसका लिक्विडेटर हूं। प्लीज आप बताइए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, टिप कितना ड्यू है उस एक्स लिमिटेड पे, कि वो लिक्विडेशन में जाने वाली है। मैंने कहा भाई साहब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? बोले यस। मैंने कहा एक्स लिमिटेड है? बोले यस। मैंने कहा ठीक है, मुझे टाइम दो, कैलकुलेट करता हूँ। मैंने टिप निकाला, जो आया 50 लाख।
ये मुझे 3 मंथ्स के अंदर अंदर, जिस दिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया ना कि वो लिक्विडेटर है, वहां से 3 महीने जिस दिन मुझे पता लगा कि वो लिक्विडेटर है, वहां से 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं उनको वापस इन्फॉर्म करूंगा, इंटीमेशन दूंगा, भाई साहब हमारी टिप है वो 50 लाख है। फिर वो हमारे को टिप पे करेंगे, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो पे करेंगे, कौन? लिक्विडेटर। बट हाँ, कंपनी बिकी अगर 30 लाख में, तो 30 लाख ही हमको दे पाएगा, बेचारा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो आ जाओ, इंटीमेशन टू कमिश्नर, पहले यहां पे लिख दो पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। विद इन 30 days लिक्विडेटर shall intimate to commissioner of his appointment estimation of any tax interest penalty 88 subsection 2 within 3 months from the date of receipt of intimation. Commissioner shall assess the tax liability, interest and penalty and same to be informed to the liquidator. अब ये प्राइवेट लिमिटेड, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें 4 डायरेक्टर है, ए बी सी डी, चारों डायरेक्टर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं जीएसटी ऑफिसर। अब ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, अब लिक्विडेशन में जा रही है, डूब रही है। हम हमारी टिप कैलकुलेट करते हैं और पता लगा कि हम 10 लाख रुपया मांगते हैं इस कंपनी से। अब ये जो कंपनी है इससे हम 10 लाख रुपया मांगते हैं, तो किससे लेंगे हम? चारों डायरेक्टर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम इनसे वसूल करेंगे। हाँ, अगर इनमें से कोई डायरेक्टर ये साबित कर देता है कि जो भी लायबिलिटी ड्यू है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं हुआ या उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से नहीं हुआ, तो वो डायरेक्टर बच जाएगा, बाकी के 3 फंसेंगे, उनको पे करना पड़ेगा। आओ जरा, डायरेक्टर लायबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन लिक्विडेशन इफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, every director during the period of jointly and severally liable to pay it unless he prove that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part. Okay. Section 89, liability of directors of private company. If tax dues cannot be recovered from company, Section 89 subsection 1, ये क्या बोलता है? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे मान लो ये एबीसी लिमिटेड, ये एबीसी लिमिटेड, इसके 3 डायरेक्टर एबीसी। अभी हमने जो पढ़ा था वो तो था कि कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी। ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिक्विडेशन में नहीं गई है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये लिक्विडेशन में नहीं गई है, ये भी चालू कंडीशन में, लिक्विडेशन में नहीं गई है ये कंपनी। इसके 3 डायरेक्टर ए बी और सी। अब यहां पर केस को समझना जरा, ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जो अभी लिक्विडेशन में नहीं है, ये गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, याद रखना बेटा, लिक्विडेशन में नहीं है, गोइंग कंसर्न है। अब इनके कुछ पुराने ड्यूज बाकी है, हम रिकवरी कर रहे हैं, हम किससे रिकवरी करेंगे? कंपनी से। और कंपनी के अलावा हम किससे ले सकते हैं? डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ए बी सी तीनों डायरेक्टर जॉइंटली एंड सेवरली। हाँ, अगर इनमें से किसी डायरेक्टर ने साबित कर दिया कि उसकी ड्यूटी की ब्रीच की वजह से ये ड्यू बाकी नहीं है, या उसने कोई लापरवाही नहीं की, या उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रोल ही नहीं है दूर दूर तक इससे, तो फिर वो डायरेक्टर बच जाएगा, बाकी के फंसेंगे बेटा। ओके, पहला पॉइंट, एवरी पर्सन who was the director during such period shall jointly or severally be liable unless he prove that such non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, breach of duty on his part. Okay, कोई डाउट? पक्का? अब इधर आ जाओ, ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तीनों डायरेक्टर ने क्या सोचा, चलो इसका आईपीओ लाते हैं। अब ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इधर देखना, जिसमें 3 डायरेक्टर है ए बी एंड सी, इन्होंने आईपीओ निकाला और ये कंपनी बन गई एबीसी लिमिटेड।
और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई, जबकि पहले ये प्राइवेट लिमिटेड थी। कब कन्वर्जन हुआ? मान लो 10 अक्टूबर 2022 को। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या वो सुनना। कन्वर्जन तो हो गया, 10 अक्टूबर के बाद में मान लेते हैं 31 दिसंबर 2022 को डिपार्टमेंट को पता लगता है कुछ टिप बाकी है जो इस कंपनी के थे, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड थे, मान लो 50 लाख के। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कंपनी तो पब्लिक लिमिटेड बन चुकी है, शेयर होल्डर आ चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बदल गया होगा, अब तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये एबीसी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल होगी, नई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ना ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो रिस्पॉन्सिबल होगी एबीसी लिमिटेड होगी, क्योंकि जब आईपीओ ला रहे थे तब सेबी को प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाना चाहिए था, नहीं करवाया तो सेबी की गलती, या उन्होंने इंस्पेक्शन करवाया सब कुछ प्रॉपर था, शेयर होल्डर ने रिपोर्ट ढंग से नहीं पढ़ी तो शेयर होल्डर की गलती, वो भुगता है। ये अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल एबीसी लिमिटेड होगी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हाँ, अगर इनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी है तो फिर उस पर्सनल लाइबिलिटी के लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, डायरेक्टर। बट इस कंपनी की लाइबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए फिर एबीसी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल होगा। प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टिप ड्यू फ्रॉम प्राइवेट कंपनी एंड नॉट रिकवर्ड इफ सच प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म टू पे टैक्स। ध्यान से सुनना, ये 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और ये मैं हूं एम जी। पार्टनरशिप फॉर्म थी हमारी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कई सालों से बिजनेस चल रहा था। अब मैं लेक्चर वगैरह में ज़्यादा बिजी हो गया, तो मैंने कहा यार फॉर्म का काम देखा नहीं जाता, रिटायरमेंट ले लेता हूँ फॉर्म से। मैंने इनको बोला कि भाई मैं ये फॉर्म छोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने बोला ओके तुम छोड़ो, हम कंटिन्यू रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 अगस्त 2021 को रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट, अब जब मैं रिटायर होता हूँ तो उस टाइम में विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, या तो मैं या ये फर्म के बाकी के कोई भी पार्टनर में से कोई भी है, मतलब फर्म, या तो मैं या फर्म इंटीमेट करेंगे कमिश्नर को। किसको इंटीमेट करेंगे? कमिश्नर को इंटीमेट करेंगे कि देख भाई कमिश्नर, महेश गौड़ रिटायर हो चुका है 1 अगस्त से, या मैं इंटीमेट करूंगा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ 1 अगस्त से। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट मान लो मैंने रिटायरमेंट का इंटीमेशन दे दिया विद इन 1 मंथ, मतलब 1 सितंबर 2021 तक इंटीमेट टू कमिश्नर कि भाई मैं रिटायर हो गया, या तो मैंने दे दिया या फर्म ने दे दिया, कोई भी दे दो, इंटीमेट टू कमिश्नर। तो मेरी जो लायबिलिटी है ऑफ एमजी स्टॉप फ्रॉम 1 अगस्त, जिस दिन रिटायर हुआ वहीं से स्टॉप हो जाएगी लायबिलिटी मेरी। अब इधर देखना, मैंने इंटीमेशन दिया आफ्टर 1 मंथ, मान लेते हैं 31 दिसंबर 2021 को इंटीमेशन दिया। मैंने सोचा फॉर्म दे देगी, फॉर्म ने दिया नहीं, फिर मेरे को देना पड़ा 31 दिसंबर को। इंटीमेट टू कमिश्नर, मेरी लायबिलिटी स्टॉप होगी
फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन 31 दिसंबर 2021 से, अगर 1 मंथ के बाद में दिया है तो। अब होगा क्या, मान लो कोई फ्रॉड होता है या कोई टिप ड्यू होती है, किसकी, अक्टूबर 2021 की, जब मैं पार्टनर ही नहीं था उस फर्म का, मैं रिटायर हो चुका था 1 अगस्त को। अक्टूबर की कुछ टिप ड्यू है 20 लाख। अगर मैंने विद इन ए मंथ इंटीमेशन दे दिया तो मैं लाइबल नहीं हूँ उस 20 लाख के लिए, बाकी के तीनों लाइबल होंगे एबीसी। लेकिन अगर मैंने इंटीमेशन 31 दिसंबर को दिया तो बेटा इस 20 लाख के लिए मैं भी लाइबल हो जाऊंगा, ABC एंड MG। भले ही मैं पार्टनर था या नहीं था, डिपार्टमेंट की नज़रों में मैं पार्टनर हूं क्योंकि मैंने उनको इंटीमेट नहीं किया कि मैं रिटायर हो चुका हूं। सर मान लीजिए अगर घोटाला 19 अगस्त को होता और आप इंटीमेशन यहाँ पे 31 अगस्त को देते, 31 अगस्त को देते इंटीमेशन, और कोई घोटाला 19 अगस्त को होता और आप रिटायर हो गए थे 1 अगस्त को ही, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, सेम। मेरी लाइबिलिटी तो 1 अगस्त से स्टॉप हो गई, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर मैंने 19 अगस्त को भी इंटीमेशन दिया तब भी, या मैंने 31 अगस्त को इंटीमेशन दिया तब भी 19 अगस्त के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने विद इन ए मंथ इंटीमेशन दे दिया। और जब मैं इंटीमेशन विद इन ए मंथ देता हूँ तो जिस दिन मैं रिटायर हुआ उसी दिन से मेरी लाइबिलिटी स्टॉप हो जाएगी, मतलब 1 अगस्त से। समझ में आया? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और फर्म। रिटायरिंग पार्टनर यहां पे लिख देना, और फर्म। ये और फर्म ऊपर आ गया, और फर्म नीचे आएगा, और फर्म। रिटायरिंग पार्टनर और फर्म इंटीमेट कमिश्नर अबाउट हिज रिटायरमेंट विद इन ए मंथ, liability stop at the date of retirement. Intimate commissioner about his retirement after 1 month, liability stop at the date of intimation. No retirement तो फिर सब jointly and severally responsible रहेंगे सारे पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ गार्डियंस, ट्रस्टी एटसेट्रा। मान लीजिए बेटा छोटा सा एग्जांपल, ये बच्चा है, माइनर है, या ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये स्पेशल पर्सन है, स्पेशल पर्सन ले लेते हैं। अब हुआ क्या, ये स्पेशल पर्सन है, अब इनके जो पिताजी है वो ये है, अब इनकी तबीयत सही रहती नहीं है, ये बिजनेस संभाल नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस को संभालने के लिए, अब उनका बेटा तो संभाल नहीं सकता है, वो माइनर है या स्पेशल पर्सन है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जो इसका गार्डियन बनकर के रहेगा। अगर इनकी डेथ हो जाती है तब भी वो गार्डियन बनकर के रहेगा और वही बिजनेस संभालेगा। तो फिर याद रखना, एक तरह से ये जो कुर्सी है बिजनेस की, मान लो जिस पर मैं बैठा हूँ, ये कुर्सी जो बिजनेस की है, ये इस कुर्सी पर बैठने वाला आदमी बदला है और कोई नहीं। तो अगर पिताजी के कुछ ड्यूज बाकी है तो जो गार्डियन बना है, जो बिजनेस संभालेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन ड्यूज के लिए, वो पे करेगा डिपार्टमेंट को। क्योंकि डिपार्टमेंट का मानना है कि इस कुर्सी पर बैठने वाला, डिसीजन लेने वाला आदमी चेंज हुआ है, बिजनेस चेंज नहीं हुआ है। तो उस केस में जो लायबिलिटी इन पिताजी की है वो कौन बेयर करेगा? गार्डियन, जिसको इन्होंने अपॉइंट किया है वो गार्डियन बेयर करेगा, जो बिजनेस संभालेगा। क्योंकि पिताजी तो कुछ दिनों में निकल लेंगे ऊपर, अब ये ऊपर निकल लिए तो इस बेटे की परवरिश कौन करेगा? गार्डियन करेगा। बिजनेस की देखभाल कौन करेगा? गार्डियन करेगा। बेटा अगर माइनर है तो जब तक ये मेजर नहीं हो जाता, बिजनेस संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक गार्डियन करेगा। जब ये मेजर हो जाएगा तो गार्डियन सारा बिजनेस इनको हैंड ओवर कर देगा, फिर ये रिस्पॉन्सिबल होगा सारी लायबिलिटी के लिए। चाहे पुराने ड्यूज होंगे तब भी बेटा रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके। A business in respect of which any tax, interest or penalties payable under this act is carried on by any guardians, trustee या agent of minor or other incapacitated person, मतलब special person वगैरह, guardian, trustee और agent of trust will be liable for payment of tax, interest, penalty. Liability of court of ward. Court of ward क्या होता है? मान लीजिए कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये उसके पिताजी थे जो एक्सपायर हो गए, बच्चा माइनर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ करके गए। अब यहाँ पे कोर्ट जो है ना, कोर्ट वो एक ट्रस्टी अपॉइंट करता है, ये गार्डियन अपॉइंट करता है, कोर्ट। उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड। क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ वार्ड। बच्चे को बोलेंगे बेनिफिशियरी और वो कहलाएगा कोर्ट ऑफ वार्ड। बराबर है? अब इधर देखना, ये जो कोर्ट ऑफ वार्ड है ये रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बिजनेस ये संभालेंगे, जो आदमी एक्सपायर हो गया उनका, जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ड्यू होगी वो ये पे करेंगे डिपार्टमेंट को।
अब इनको भी अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करना बेटा, इनको कौन सा अपनी पॉकेट से पे करना है, इनको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना कुछ भी, इनको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना, ये तो बिजनेस जो चल रहा है उससे जो कमाई हो रही है उससे पे करेंगे। ओके, कौन, ये गार्डियन जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो ये कोर्ट है, कोर्ट ने इनको अपॉइंट किया है। तो वेयर द स्टेट और एनी पोर्शन ऑफ द स्टेट ऑफ टैक्सेबल पर्सन ओइंग ए बिजनेस in respect of which any tax interest penalty is payable under this act is under the control of court of ward appointed by or any or under any order of the court, तो court of ward will be liable। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी जब्त करना चाहती कोर्ट, या उनको पता नहीं कि इसका वारिस कौन है, तो वो क्या अपने कंट्रोल में ले लेगी कोर्ट, और कोर्ट ऑफ वॉर्ड अपॉइंट कर देगी और उनको बोलेंगे जब तक हम इसका वारिस पता ना लग जाए तब तक जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो कोर्ट ऑफ वॉर्ड बेयर करेगा, वही बिजनेस संभालेगा, वही बेयर करेगा, वही पे करेगा। अब इधर आ जाओ सेक्शन 93 सब सेक्शन 4 पे। पहले टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप और वार्डशिप, ये वार्डशिप या गार्डियनशिप टर्मिनेट होती है कब, जब बच्चा मेजर हो जाएगा तब। तो उसके बाद बेनिफिशियरी या वार्ड, वार्ड बच्चे को ही बोलते हैं या बेनिफिशियरी भी उसी को बोलते हैं, फिर वो लायबल होगा टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। तो मतलब कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कोर्ट ऑफ वार्ड के टाइम पर ड्यू थी, वो अब पता लगी, उसके लिए भी बेनिफिशियरी लायबल होगा, क्योंकि अभी इस कुर्सी पर बेनिफिशियरी बैठ गया। पहले कौन था, पिताजी, पिताजी के बाद कौन, ट्रस्टी, तो ट्रस्टी लायबल होंगे पिताजी के कर्मकांड के लिए। अब ट्रस्टी चला गया, अब कौन आ गया, माइनर मेजर हो गया, अब वो बैठ गया मेजर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा पुरानी कोई भी लायबिलिटीज ड्यू होगी उन सब के लिए। ओके, ना डेथ ऑफ ह्यूमन, अगर कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। अब जैसे इधर देखो, ये भाई साहब है, इनकी डेथ हो गई, ये उनके 2 बच्चे हैं, बराबर है, भाई साहब की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मैं जीएसटी ऑफिसर, मैं गया इन बच्चों के पास, मैंने कहा आपके पिताजी की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बोला यस अंकल हमें पता है। मैंने कहा तो आप उनके बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भाई उनका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ ड्यू है वो लेना है। तो मैं गया उनसे पूछा बच्चों से, बच्चों ने मुझे क्या रिप्लाई किया, पहले ये बड़ा बेटा ए, छोटा बेटा बी, ए क्या बोलता है, अंकल हमारे पापा का सपना है, हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे अंकल, हमारे पापा का सपना, बिजनेस चालू रहेगा। छोटा बेटा, भैया सही बोल रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर के पापा के सपने को सच करेंगे। मैंने कहा क्योंकि बहुत खुशी हुई कलयुग में आप जैसे सपूतों को देख करके। आपके पिताजी के ऊपर 1100 करोड़ की टिप ड्यू है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, वो आप दोनों को बेयर करनी है अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये बात मैंने बोली कि 1000 करोड़ की तो प्रॉपर्टी थी पिताजी की और 1100 करोड़ की टिप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू है 1100 करोड़ की, जितने भी बोले क्या अंकल यार आप भी ना, हम मजाक भी नहीं कर सकते क्या आपसे, हम पापा का बिजनेस कैसे संभाल सकते हैं, पापा जितने टैलेंटेड थोड़ी है, हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, जो स्टेट है उसको बेच करके जो पैसा आएगा वहां तक की लायबिलिटी ये दोनों बेयर करेंगे। मतलब 1000 करोड़ जो अमाउंट आएगा बिजनेस बेच करके 1000 करोड़ तक की लायबिलिटी ये बेयर करेंगे, बाकी के 100 करोड़ ये बेयर नहीं करेंगे, वो हमारा लॉस हो गया, वो डिपार्टमेंट का लॉस हो गया अगर किसी की डेथ होगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो फिर उनको बेयर करनी पड़ेगी सारी टिप, टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी। या तो बिजनेस कोई खरीद लेता है तो जो खरीदेगा उसको बेयर करनी पड़ेगी फिर। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लायबिलिटी टू पे टैक्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल टू पे टैक्स। Business discontinued, then legal representative liable to pay tax out of state of deceased person. Partition of HUF, ये एक HUF था जिसमें 4 मेंबर थे PQRS, जिसमें ये करता था और 10 जुलाई 2022 को HUF डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया, 4 टुकड़ों में बट गया, सब अलग अलग हो गए। अब सब अलग अलग हो गए। अब हुआ क्या, ये अलग होने के बाद में 25 अगस्त को कुछ ड्यूज पता लगते डिपार्टमेंट को, जो 2021 से रिलेटेड थे। उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सब जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, या पार्टीशन के टाइम पे पता लगता तब भी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो पार्टीशन ऑफ HUF हो या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो,
ईच पार्टनर या ईच मेंबर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे हमेशा। लास्ट केस है बेटा इसका, इसको लेते हैं लायबिलिटी इन अदर केसेस। डिसकंटिन्यू करते हो अगर आप या डिसॉल्व करते हो फर्म को या एओपी को या एचयूएफ को, डिसकंटिन्यू या डिसॉल्व, वहां पे पार्टीशन था, यहाँ पे डिसॉल्व या डिसकंटिन्यू हो रहा है, तब भी सब जॉइंटली एंड सेवरली होंगे सारे मेंबर्स जो भी उस वक्त मेंबर थे या पार्टनर थे, डिसोल्यूशन के टाइम या डिसकंटिन्यूएशन के टाइम सब जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टनर या मेंबर शेल जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ओके, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और एओपी, किसी भी फर्म या एओपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हुआ, किसी भी फर्म और एओपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हुआ, ओके, तब उस केस में क्या होगा, जैसे एक फर्म है उसमें 4 पार्टनर थे, ये रिटायर हो गया, ई और एफ 2 नए पार्टनर आ गए, या फर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ भी, तो पार्टनर्स या मेंबर एज इट एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले एग्जिस्ट थे वो, एज इट एग्जिस्टेड आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसके बाद में भी एग्जिस्ट है, shall jointly and severally be liable to pay in tax, interest और penalty, ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी पुरानी टैक्स लाइबिलिटीज होगी उनके लिए। हाँ, ये जो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद का जो भी टाइम लिमिट होगा उसके लिए लाइबल नहीं होगा, बस रिटायर होने वाला पार्टनर जो हमने रिटायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ा है, इनको विद इन ए मंथ एक इंटीमेशन देनी पड़ती है, वो ध्यान रखना। यहाँ पर बेटा ये सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, इसके एग्जाम्स के क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेना, इसमें कोई खास क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं।